हेलो फ्रेंड, जागृति अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिया। इस वीडियो में आपको क्रिया की परिभाषा, क्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण, अन्य प्रकार पढ़ाए जाएंगे बहुत ही आसान भाषा में और ट्रिक के साथ, कॉमन मिस्टेक भी, जहाँ बच्चे बहुत गलतियाँ करते हैं। तो सबसे पहले सवाल उठता है, क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया किसे कहते हैं यह समझते हैं। सबसे पहले जिस शब्द से किसी काम का होना या अवस्था का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। सिंपल भाषा में समझे तो जिस शब्द से काम का होना या अवस्था का पता चले वही क्रिया है। लेकिन कोई भी वाक्य हो बिना क्रिया के बिल्कुल अधूरा होता है। सोचो, मैंने आपको सिर्फ राम बोला, राम, बस इतना कह दो राम, तो कुछ समझ में आया? नहीं ना। वहीं अगर मैं आपको बोलूं राम दौड़ता है, तो पूरा वाक्य अपन को समझ में आता है कि राम कोई काम कर रहा है। क्या काम? दौड़ने का काम कर रहा है, बस। तो जिस शब्द से किसी काम के होने का पता चले या क्या अवस्था क्या है उसका पता चले, तो वही क्रिया होती है। परिभाषा देखते हैं तो क्रिया की परिभाषा समझते हैं। क्रिया की परिभाषा, जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। परिभाषा देखते हैं तो क्रिया की परिभाषा, वह शब्द जिससे किसी कार्य का होना या करना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया मूलतः धातु से बनी होती है और धातु के मूलतः दो भेद होते हैं। नंबर पहला होता है मूल धातु, नंबर दूसरा है यौगिक धातु। तो मूल धातु को पहले समझते हैं। मूल धातु किसे कहते हैं? तो यह अपने आप में स्वतंत्र होती है। मूल धातु अपने आप में स्वतंत्र होती है। जैसे उठ, जग, आदि शब्द मूल धातु में आते हैं। यौगिक धातु किसे कहते हैं? यौगिक धातु को समझते हैं। तो यह अपने आप में स्वतंत्र नहीं होती है, या मूल धातु या अन्य धातुओं पर आश्रित रहती है, या किसी प्रत्यक्ष या दूसरी धातु से मिलकर बनी होती है। इसीलिए इसे योग धातु या यौगिक धातु कहा जाता है। जैसे कि हंसना, डरना, अपनाना। तो हंसना शब्द में हस धातु है और ना इसमें हस शब्द है और ना इसमें धातु लगा दिया, इसलिए हंसना। डर में ना यौगिक धातु बन गया। इसी प्रकार क्रिया के मुख्यतः दो भेद और होते हैं, जिसको सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं यह देखो। सकर्मक क्रिया क्या होती है? सकर्मक क्रिया वह क्रिया जिसका प्रभाव कर्ता पर ना पड़ते हुए कर्म पर पड़ता है। मतलब जिसका प्रभाव करने वाले पर ना पड़ते हुए जो काम हो रहा है उस पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण देखो। उदाहरण में आपको दिया है, नीरज किताब बनाता है। तो यहाँ पर अर्थ है बनाता का प्रभाव नीरज पर पढ़ना चाहिए, जबकि यहाँ पर किताब पर पढ़ रहा है, नीरज पे ना पढ़ते हुए किताब पर पढ़ रहा है, इसीलिए इसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया क्या होती है? अकर्मक क्रिया को समझते हैं। तो अकर्मक क्रिया वह क्रिया जिसका प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ता है, मतलब जो काम कर रहा है सीधा उस पर पड़ता है, वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण देखो। उदाहरण में आपको नेहा पढ़ती है। तो यहाँ पढ़ने का जो प्रभाव है वह सीधे नेहा पर पड़ रहा है,
यहाँ पर जो पढ़ने का प्रभाव है वह सीधे नेहा पे पड़ रहा है। कौन पढ़ती है? नेहा पढ़ती है। कौन पढ़ती है? नेहा पढ़ती है। इसलिए इसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। क्रिया के अन्य भेद भी होते हैं, जिसमें नंबर 1 सहायक क्रिया आती है। इसको समझते हैं अन्य भेद में। तो सहायक क्रिया क्या होती है? सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया वह क्रिया जो मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया वह होती है जो मुख्य क्रिया की सहायता से बने या मुख्य क्रिया की सहायता करे, सहायक क्रिया कहलाती है। जैसे हूँ, हैं, रहा था, चुका है, चुके थे, इस प्रकार के वाक्य आते हैं वह सहायक क्रिया में आते हैं। जिसमें इंग्लिश में बोले अपन हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, वही जिससे अपन पहचानते हैं टेंस को, वही अपनी सहायक क्रिया होती है। जैसे इसमें उदाहरण दिया है, वह नाच रहा है। तो यहाँ रहा है शब्द जो है, रहा है जो शब्द दिया है वह क्या है? अपना सहायक क्रिया है। क्रिया के अन्य भेद में दूसरा नंबर संयुक्त क्रिया होती है। पहले सहायक क्रिया, दूसरा संयुक्त क्रिया, तीसरा द्विकर्मक क्रिया और चौथा अपना होता है नामबोधक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, छठवां क्रियात्मक क्रिया। इस प्रकार के क्रिया के अन्य भेद होते हैं। तो अपन ने सहायक क्रिया को समझ लिया है, अब संयुक्त क्रिया को समझते हैं। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? ठीक है, तो संयुक्त क्रिया वह क्रिया होती है जो 2 या 2 से अधिक क्रियाओं से मिलकर बनती है। संयुक्त क्रिया को क्या होती है? संयुक्त क्रिया वह क्रिया होती है जो 2 या 2 से अधिक धातुओं से मिलकर बनी होती है, संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण दिया है, फैजान नवाज पढ़ने लगा। तो पढ़ना और लगा दोनों धातु हैं, एक पढ़ना और एक लगा। इसमें 2 हैं तो 2 धातु से मिलकर बना है, इसीलिए संयुक्त क्रिया है। नंबर तीसरा समझते हैं द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? तो द्विकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसके साथ 2 काम आते हैं। ठीक है, द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। यहाँ पर 2 काम, जहाँ पर 2 काम हो रहे हों वह द्विकर्मक क्रिया होती है। जैसे उदाहरण समझो, माँ, यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पे माँ है। माँ बालक को दूध पिलाती है। माँ बालक को दूध पिलाती है। तो यहाँ पे पिलाना क्रिया के 2 कारण हो गए, एक बालक, दूसरा दूध। माँ क्या कर रही है? किसको दूध पिला रही है? बालक को। और माँ क्या कर रही है? तो दूध पिला रही है। किसको पिला रही है? बालक को पिला रही है। तो बालक और दूध यहाँ पर 2 काम हो रहे हैं, इस 2 कारण हैं, इसीलिए इसको द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। नंबर चौथा अपना नामबोधक क्रिया क्या होती है? नामबोधक क्रिया को समझते हैं। तो यहाँ पर नामबोधक क्रिया संज्ञा सर्वनाम के साथ क्रिया जोड़ने पर जो नवीन क्रिया बनती है उसे नामबोधक क्रिया कहते हैं। उदाहरण, भस्म करना संज्ञा क्रिया है। भस्म करना कौन सी है? संज्ञा क्रिया। ठीक है, नंबर 5वां पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं? तो पूर्वकालिक क्रिया कर्ता जब एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है तो उसे पहले क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। मतलब नंबर 5वां पूर्वकालिक क्रिया। तो कर्ता जब एक क्रिया को समाप्त कर
जब एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है तो जो पहले वाली क्रिया होती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। उदाहरण देखो, तो यहाँ पर उदाहरण जो दिया है, वह खाकर सोने गया, तो उसने पहले क्या काम किया है, खाने का। खाकर शब्द जो हो गया पूर्वकालिक क्रिया माना जाएगा। ठीक है। नंबर 6वां, क्रियार्थक क्रिया। क्रियार्थक क्रिया क्या होती है, तो जब क्रिया किसी संज्ञा की तरह प्रयुक्त हो तो वह क्रियार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे यहाँ पर देखो टहलना लिखा है, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो जो यहाँ पर टहलना शब्द है, वह क्रियार्थक क्रिया माना जाता है। ठीक है। नंबर 7वां, प्रेरणात्मक क्रिया। प्रेरणात्मक क्रिया किसे कहते हैं, तो जिस क्रिया से आ गया था कि जिस क्रिया से या जिन क्रियाओं से यह ज्ञात हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके अन्य कार्य करने की प्रेरणा देता है। ये जिन क्रियाओं से यह ज्ञात है कि कर्ता स्वयं कार्य न करके अन्य कार्य करने की प्रेरणा देता है, उसे प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि उदाहरण देखो, अनिल ने नीरज से पुस्तक बनवाई। तो अनिल प्रेरक करता है और नीरज प्रेरित होने वाला है। ठीक है। अनिल कौन है, प्रेरक है, और जो नीरज है प्रेरित होने वाला है। अब आगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्रिया को पहचानने के कुछ नियम होते हैं जो आपको एग्जाम हॉल में बहुत मदद करेंगे, उनको समझते हैं। सबसे पहला क्या है कि वाक्य में क्या काम हो रहा है, क्या हुआ है, यह पूछो खुद से। सबसे पहले यह क्वेश्चन करो कि वाक्य जो आप पढ़ रहे हो उसमें क्या हुआ है, यह पूछो। दूसरा, जो शब्द काम, स्थिति, भाव बताए, जो शब्द काम बताए, स्थिति बताए या भाव बताए, वही क्रिया है। तीसरा, अधिकतर क्रिया के साथ हूँ, है, था, रहे जैसे शब्द आते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा ही आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। एग्जाम ट्रिक समझ लो। देखो, जो क्रिया होती है उसमें ना शब्द जरूर आता है। जैसे अगर शब्द के अंत में ना लग सकता है तो वह क्या होती है, क्रिया कहलाता है। जैसे खेल है, खेल अपना शब्द है, खेल में ना जोड़ दिया तो खेलना अपना क्रिया बन गई। पढ़ अपना शब्द है, पढ़ में ना जोड़ दिया, पढ़ना अपना क्रिया बन गई। ठीक है। कॉमन मिस्टेक, जहाँ पर बच्चे बहुत गलतियाँ करते हैं, कॉमन मिस्टेक और समझ लो। तो कॉमन मिस्टेक, सबसे पहले क्रिया और संज्ञा में भ्रम रहता है। ये क्रिया है या संज्ञा है, बच्चे यह सोचते हैं। तो दौड़ क्या है अपना, दौड़ संज्ञा, लेकिन दौड़ ना आपको याद रखना है। क्रिया पहचानना है तो ना, दौड़ ना, अगर ना लगा है तो ये अपनी क्रिया हो गई। दूसरी मिस्टेक करते हैं सहायक क्रिया को भूल जाना। वह जा रहा है, तो जा मुख्य है और रहा सहायक है। जाना मुख्य है और रहा है सहायक है। यहाँ पर आपको मिस्टेक नहीं करना है। ठीक। चौथा, कर्म को पहचानने में गलती करते हैं। कर्म को पहचानने में बहुत सी मिस्टेक होती है, गलतियाँ करती हैं। तो राम सो रहा है, सकर्मक मत समझो, कोई कर्म नहीं हो रहा है, अकर्मक है। राम सो रहा है तो सिंपल सा वाक्य, इसीलिए इसको अकर्मक क्रिया कहते हैं। आज ही मैंने इस वीडियो में आपको क्रिया की परिभाषा, क्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण, उसके प्रकार सब कुछ अच्छे सिंपल भाषा में समझा दिए। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो। तो
लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर प्रेस जरूर करना, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप अपनी पढ़ाई को स्ट्रांग बना सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो विशेषण की रहेगी, जिसे ट्रिक के साथ मैं आपको समझाऊंगी।